अगर आपको मसल्स बढ़ाने हैं, सही, टी शर्ट भरनी है बाइसेप से, सही, वेट्स उठाने पड़ेंगे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, ये हेल्थ या फिटनेस नहीं होता, राइट? सही। इट्स अ लाइफस्टाइल। जो मैं अभी दिखता हूँ, अभी 20 साल बाद 50 साल की उम्र में भी अगर मैं ऐसा ही दिख पाऊँ, उसे हेल्दी इंडिविजुअल कहते हैं। ये 2 चीज़ें मैं सबसे पहले इंप्लीमेंट करता हूँ अपने वेट लॉस क्लाइंट्स के लिए। दिन में 2 बार फ्रूट्स और वेजीज बढ़ा लो। जिम या कोई भी एक्टिविटी में हम सिर्फ बॉडी को तोड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिपेयर तभी होती है जब हम रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट सबसे बेहतर कब होती है? जब हम सो रहे हैं। द बिगेस्ट एडवाइस वुड बी टू एजुकेट योरसेल्फ इन एवरी वे पॉसिबल when it comes to fitness or anything in life, because when you ask people for their opinion, it's an opinion. When you educate yourself and you get facts and you learn, that's a fact, and you will have your own beliefs and your own ideas of what to follow instead of just relying on people's opinions. अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज का जो एपिसोड है, आज हम बहुत सी ज़बरदस्त बातें करने वाली हैं और ये आज का जो पॉडकास्ट है सब उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं फिट हों या जो उस जर्नी के ऊपर है। जो हेल्थ ऑब्वियसली हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग इतना ख्याल नहीं रखते और मुझे लगता है बहुत सी छोटी छोटी अगर हम ज़िंदगी में ट्वीक्स कर लें तो हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है। फिर हम चाहते हैं हम फिज़िकली भी अच्छा दिखें, तो उसी चीज़ के लिए आज हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका एक्सपीरियंस ही इसी चीज़ में है। बल्कि मैंने उनके जो फीडबैक्स पढ़े इंस्टाग्राम के ऊपर, इट वाज अमेजिंग। वो एक फ़िटनेस कोच हैं, ताल्लुक़ उनका इंडिया से है और वो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ मूव हुए और फिर अभी बाकी सारी बातें हम उनसे करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट उन सब लोगों के लिए है जो फिट होना चाहते हैं या फिट दिखना चाहते हैं और हेल्थी रहना चाहते हैं। तो आज का कह ले 101 एक बिगिनर सेशन है जिसमें हम चाहेंगे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उनसे फिटनेस की ले। कबीर भरारा, Yes, thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और इतने मुश्किल स्केड्यूल में से ऑब्वियसली। तो थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले आपका जो इंट्रो था, मुझे एनर्जी मिल गई जिस तरीके से आपने ये पॉडकास्ट को इंट्रोड्यूस किया है। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे होके। ना, थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने आपके ना फीडबैक्स एक्चुअली पढ़े और मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं चाहता था, क्योंकि मैं बहुत सी देर से कोशिश कर रहा हूँ फिटनेस जर्नी। आपको पता है इस टॉपिक या इस स्टोरी की मज़े की बात है, ये हर कोई रिलेट कर सकता है क्योंकि हर बंदा चाहता है वो फिट हो, लेकिन हम लोग वो कह ले एक लूप के अंदर फंस जाते हैं कि हम वो कर नहीं पाते। तो मैं चाहता हूँ कि आज वो लूप है ना उसको ब्रेक करें और सब लोग फिट हों। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। सबसे पहले कबीर भाई अपने बारे में थोड़ा बताइएगा, कहाँ से हैं, कब इधर आए और फिर हम आगे चलते हैं। एब्सोल्युटली। तो मुझे अभी यहाँ आए 11 साल हो गए हैं। अच्छा। मैं आया था अपना हाई स्कूल ख़त्म करके इंडिया में पूना से हूँ मैं। अच्छा, पूना से। सो वहाँ ख़त्म किया मैंने हाई स्कूल, फिर यहाँ आया, अंडर ग्रेड किया मैंने, ग्रेड स्कूल अपना यहीं पे किया है और अभी ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहा हूँ, साथ में मीडिया प्रोडक्शन करता हूँ जो मेरा मेन काम है। सही। साथ में तो आपने देखा ही है, गिटार का शौक है, बाइकिंग का शौक है, वो मैंने और जिम का बहुत बड़ा शौक है मुझे। तो अपने शौकों को ही मैंने अपना काम बनाया है दोनों तरीके से। एक तो मीडिया प्रोडक्शन में भी मेरी हॉबी थी, मैंने अपना MBA मार्केटिंग में किया है, बट काम ज़्यादातर मैं मीडिया प्रोडक्शन में करता हूँ। और दूसरी बात जो है जिम है, जिसको मैंने अपना प्रोफेशन भी बनाया है। मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप अपना बिजनेस ओन करते हो और आपकी जो प्रोडक्शन है उसके बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो टॉपिक हो हम ज़्यादा उसके ऊपर बात करें, फिटनेस के ऊपर, ताकि वो ये जो मेरे जैसे लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाए। सबसे पहले जैसे पूना, मैं पाकिस्तानियों के लिए आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने नॉर्मली इंडिया देखा हुआ है मूवीज़ के अंदर, ठीक है, हमें मोस्टली इंडिया पता है लेकिन फिल्मों के थ्रू पता है। तो हमने ये शहरों के नाम सुने हुए हैं, जैसे बहुत से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, लेकिन मुझे बस ये कि नाम तो हमें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आज एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको एक अच्छी बात बता दूं, ऑनेस्टली वी लव इंडियन पीपल, वी लव इंडियन कल्चर, और आई बिलीव हम दोनों सेम तरह के लोग हैं। आई गेस वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं जनता की बात करूं तो जनता इट्स सिमिलर और वी लव ईच अदर। राइट, एब्सोल्युटली। अभी आपने ये बात जो टच किया है इस पे, मेरे नाना जी बलूचिस्तान से हैं। अच्छा, क्वेटा से। क्या बात, तो वहीं के हैं। फिर ऑब्वियसली पार्टीशन हुआ, इंडिया है, मेरी नानी पंजाब से है, तो वही बॉर्डर से हैं, लाहौर की, वहाँ से नानी भी वहाँ रही हैं। तो
लाइक यू सेड एक ही है, हम दोनों एक ही हैं. True. अपनापन अभी भी जैसे यहाँ पे बैठे हैं बातें कर रहे हैं, एक अपनापन है. True. So we're the same people. That's true. मतलब मैंने बताया कि हम बड़े होते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादा हम लोग वही मूवीज़ देखते हैं. हम बड़े हुए हैं दिल वाले दुल्हनिया लेके, कल हो रहा हो देख के हम बड़े हुए हैं, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं. हमने सारी वो, तो हमने वो कह लो कि क्योंकि मूवीज़ के थ्रू आप वो एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो हमने वो इंडिया जिया हुआ है. राइट. ठीक है, यहाँ रह के भी. तो इसीलिए मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बता रहा हूँ कि वी लव यू गाइस, और हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है. पॉलिटिकल डिफरेंसेस पॉलिटिकल लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन वी लव इंडियन पीपल, और द पीपल आई हैव मेट फ्रॉम इंडिया, आई लव ऑल दोस पीपल, दे आर अमेजिंग पीपल. गोज बोथ वेज. इंडिया का भी यही मतलब मेरी तरफ से तो यही है, यू नो, सारे ही हम देसी हैं. या एग्जैक्टली. हम खाते सेम है, पीते सेम है, सारा कुछ सेम है, बहुत सिमिलर है. और जस्ट बाय द वे हम भी मूव हुए थे कश्मीर से. अच्छा, ठीक हम है. भी जब ये 47 के बाद मेरे जो परदादा जी थे वो यहाँ मूव हुए थे सालकोट के अंदर. Okay. तो हम भी उधर से ही इधर आए हैं. ऑल मिक्स, इट्स ऑल मिक्स. एग्जैक्टली. अच्छा, सबसे पहले कबीर भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये किसी ने पूछा भी था लेकिन ये मैं कोशिश करता हूँ हर बंदे से पूछता हूँ पॉडकास्ट के अंदर. जब कबीर यूएस आया था, वो जो कबीर था, उस कबीर का और आज के कबीर में क्या फ़र्क है मेंटली तौर पे? वो कबीर किन प्रॉब्लम्स के अंदर था, उसके क्या प्रॉब्लम्स थे, और उसने उसको किस तरह से केटर किया? ये बात जो मैं अभी कहने वाला हूँ इससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे, बिकॉज जब मैं आया था तो सारे अपने जो दोस्त हैं, फैमिली रिलेटिव्स हैं, उन्हें पीछे छोड़ के आया हूँ यहाँ पे. मैं ना किसी को जानता हूँ, राइट, कंप्लीटली अनफेमिलियर एनवायरनमेंट. तो थोड़ा एक अकेलापन लगता है. हालांकि फैमिली है, मॉम है, नाना नानी है, सारे साथ में है, बट एक अकेलापन लगता है कि दोस्त कुछ है नहीं यहाँ पे, सोशल लाइफ है नहीं, राइट. कॉलेज के लिए रुके हुए हैं कि कब शुरू होगा, कोई लोग मिलेंगे. तो एक अजीब सी फीलिंग होती है कि यार मैं क्या छोड़ के मैं कहाँ आ गया. कुछ करता हूँ ताकि मैं थोड़ा बिजी हो जाऊँ, थोड़ा मन लग जाए, राइट. तो उस समय मुझे था कि मैं आना ही नहीं चाहता था यहाँ पे. फोर्सिबली मैं आया हूँ, फैमिली लेके आई है, चलो जिम चले जाता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा टाइम पास हो जाएगा, राइट. कुछ करेंगे, कुछ बिजी रहेंगे. सो वहाँ जाके मुझे बहुत खुशी मिलती थी. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे लगा लिए, जब टाइम मिले मैं जाता था. 5-7 दिन मैं जा रहा हूँ हफ्ते में. तो वहाँ से मेरी इंटरेस्ट लेवल्स बहुत बढ़ गई. सही. अब आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आई एम श्योर आपको भी यही लगता है कि यार मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, दोस्त बना रहा हूँ, नेटवर्क बढ़ रहा है. सो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ें जब आप करते हो ना जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, सही, ऑटोमेटिकली आपका एक माइंडसेट इसमें डेवलप होता है, पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है, लोगों का जो कॉमन इंटरेस्ट है उसमें आपको ज़्यादा एक कॉमन ग्राउंड मिलता है आपको लोगों के साथ, और उसके थ्रू भी रिलेशनशिप डेवलप होता है. सो मेरे लिए जिम ने क्या किया कि मेरे लिए एक वो वॉइड जो मेरी लाइफ में थी उस समय कि सोशल लाइफ नहीं है, दोस्त नहीं है, यहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ, वो बहुत जल्दी एक फुलफिल हो गई मेरे लिए. कि लोग भी दिख रहे हैं, मैं सीख भी रहा हूँ, बॉडी भी चेंज हो रही है, हेल्थ भी अच्छी आ रही है, लुक्स चेंज हो रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस आ रही है. सो 11 साल पहले के कबीर में और आज कबीर में इतना फ़र्क है, कॉन्फिडेंस में, पर्सनालिटी में, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स में, जिस तरीके से मैं बैठता हूँ, चलता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, हर एक चीज़ में. और मेरे लिए हेल्थ ने उस चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट किया है. बेसिक थिंग्स लाइक स्किन केयर, राइट. मुझे पहले बचपन में ज़्यादा एक्नी वगैरह होता था, अब नहीं होता, क्योंकि मैं जिस तरीके से खाता हूँ, सोता हूँ, हर एक चीज़ है, राइट. अच्छा, इसमें एक तो सबसे पहले इसमें मैं एक छोटी सी एडिशन कर दूं कि नॉर्मली हम जिम को सिर्फ लिंक कर देते हैं बॉडी से या फिज़िक से, लेकिन मुझे आपकी ये बात कितनी पसंद आई है कि इट्स अ लाइफस्टाइल एक्चुअली, कि आपकी कितनी चीज़ें उससे लिंक करती हैं, कितनी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाती हैं सिर्फ एक काम करने से कंसिस्टेंटली. अच्छा कबीर भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि नॉर्मली बहुत से मेरे जैसे लोग होंगे जो जिम शुरू तो करते हैं, मेंबरशिप देते हैं, पे भी करते हैं, लेकिन स्टार्ट में हम उसको कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते. मुझे लगता है शायद आपको भी कभी तो ये प्रॉब्लम आया होगा फॉर श्योर कि आपने मन नहीं किया होगा जाने को, या आपने वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा कि आपकी वो कंसिस्टेंसी डेवलप हुई. मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन से प्रॉब्लम्स थे और आपने उसको किस माइंडसेट के थ्रू अचीव किया. अगर आपको मसल्स बढ़ाने हैं, सही, टी शर्ट भरनी है बाइसेप्स से, सही, वेट्स उठाने पड़ेंगे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. बट अगर एक जनरल बंदे को सिर्फ फिट होना है, वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, बहुत तरीके हैं, आपको सिर्फ जिम नहीं जाना है. तो मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को क्या कहता हूँ कि आप ऐसी एक चीज़ ढूंढो जहाँ पे आपका मन लगे, चाहे वो डांस हो, चाहे
वॉकिंग हो, रनिंग हो, सम काइंड ऑफ स्पोर्ट जो आपको अच्छा लगे, कोई भी चीज़ ऐसी ढूंढो जहाँ पे आप एक्टिव हो बट आपको मज़ा भी आ रहा है, बिकॉज फिर आपको ये एक ऐसा टास्क नहीं लगेगा, आपको बस आप मज़े कर रहे हो, राइट? दिन में आधा घंटा 1 घंटा जाके आप कुछ एन्जॉयबल कर रहे हो, तो वो चीज़ें करो। लेकिन अगर आप इसमें इस माइंडसेट से घुस रहे हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे फिजिक बनानी है, हेल्थ अपनी इम्प्रूव करनी है, आप मोटिवेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें होती है, राइट? मोटिवेशन कम्स एंड गोज, तो आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको एक आदत बनानी पड़ेगी। और मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरी रूटीन, कि मैं हर सवेरे वही 6 बजे उठता हूँ, 5:30 6 बजे उठता हूँ, उसके बीच में उठता हूँ, और 7 साढ़े 7 के बीच में मैं जिम में होता हूँ। दिन शुरू करने से पहले, काम शुरू करने से पहले मेरी रूटीन होती है, मैं जिम जाता हूँ, हर रोज़ अपना 1.5 घंटा जिम करता ही करता हूँ। और वो जो आदत है एक बार डेवलप हो जाए वो टूटती नहीं है, आपको पता है, एक बार आदत लग जाए छूटती नहीं है, राइट? सो आपको आदत बनानी है, मोटिवेशन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। सही, दैट्स हाउ आई अप्रोच इट। अच्छा, ये मैं इस बात से काफ़ी हद तक बल्कि मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैंने इस पर ना बहुत सी बुक्स पढ़ी नहीं है, तो एक ना मैंने एक बुक में ना हैबिट लूप के बारे में पढ़ा था कि हैबिट बिल्ड कैसे होती है। तो नॉर्मली जैसे मैं इस पे रिकमेंड भी कर दूंगा बहुत से बुक्स जो इस पे नॉर्मली होता ये है कि मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे आप कोई भी काम करते हो ना, वो आप वाली बात है कि आप जब उसे कंसिस्टेंटली करते हो और उससे आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है। जैसे आप जिम जाते हो और मेरे हफ्ते बाद थोड़ी शेप बेहतर होना शुरू हो जाती है या मेरा फैट कम होना शुरू हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मुझे उससे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो और मैं उससे फिर कोशिश करता हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है वही काम करने को, लेकिन मैं करता रहता हूँ। लेकिन एक आपकी बात मुझे बड़ी मज़े की लगी है और इम्पॉर्टेंट भी लगी है कि इट्स नॉट अबाउट द जिम। आपको जो भी पसंद है, फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, डांसिंग, आपको कुछ भी पसंद है, मतलब क्योंकि नॉर्मली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि शायद हम जिम जाएंगे तो हम फिट रहेंगे, right. तो आपके बकौल फिटनेस और ये दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक हैबिट डेवलप करना, और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं वो काम करूँ जो मुझे पसंद है। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सही समझ पाया, एग्जैक्टली आपने कहा, यही बात है कि मुझे वो काम करना है जो मुझे करने को मज़ा भी आता है और मैं फिर उसको प्रैक्टिस कर पाऊंगा। हेल्थ 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, ये हेल्थ या फिटनेस नहीं होता, राइट? सही, इट्स अ लाइफस्टाइल। ट्रू। जो मैं अभी दिखता हूँ, अभी 20 साल बाद 50 साल की उम्र में भी अगर मैं ऐसा ही दिख पाऊँ, उसे हेल्दी इंडिविजुअल कहते हैं। सही। और उसके लिए हमें सस्टेनेबिलिटी ढूंढना है कि हम कैसे अपनी आदतों को सस्टेन कर पाए, कैसे ये लाइफस्टाइल को सस्टेन कर पाए। और अगर हम यही चीज़ें करेंगे जिसमें हमें मज़े आते हैं, या जो हैबिट्स हम सस्टेन कर पाए उनको डेवलप करें, तब भी जाके 20 साल आज से भी हम फिट रहेंगे। बिल्कुल। और तब आपको कोई कहेगा कि ये एक फिट इंडिविजुअल है। ऑब्वियसली, मतलब जब आप वही मैंने एक ना साइमन सिनेक, पता नहीं आप सुना, मैंने उनकी ना एक वीडियो देखी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि जैसे अगर आप एक दिन जिम जाते हो और आप एक दिन 10 घंटे जिम करते हो तो आपकी ऑब्वियसली बॉडी की शेप नहीं बनेगी। अगर आप 10 मिनट जाते हो लेकिन 1 साल जाते हो, तो इस चीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि आप 10 मिनट कर रहे हो लेकिन आप 1 साल के लिए रेगुलर कर रहे हो, तो फिर आपको बॉडी के अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। इवन इट्स 5 मिनट्स, इवन इट्स 10 मिनट्स, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कंसिस्टेंटली जाना पड़ेगा। ये बात सही है। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, मैं वही रिकमेंड करने वाला था। तो उसमें भी वो यही कहता है कि आप 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट से शुरू करो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 6 महीने बाद आधा घंटा कर लोगे। सही। अच्छा कबीर भाई, आप ये बताइए कि आपने बहुत से बच्चों को ट्रेन भी किया, एक कॉमन आपको प्रॉब्लम क्या नज़र आई है लोगों के अंदर जब वो ट्रेन हो रहे होते हैं, उस ट्रांजिशन के अंदर क्या प्रॉब्लम वो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सही। अब इसका क्या मतलब है? अभी सभी के पास सोशल मीडिया है, सही, राइट? इंटरनेट है, गूगल है, डॉक्टर गूगल, राइट? डॉक्टर गूगल से हम हर रोज़ क्वेश्चंस पूछते हैं। ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गया, ये इसका क्या सोल्यूशन है, क्या दवाई लूँ, कैसे वेट लॉस करूँ, क्या खाऊँ। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास कि हम जब हमारा कोई गोल होता है, हम हर एक तरीके से कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढते हैं कि हम ये कौन सा बेस्ट सोल्यूशन होगा जो मुझे पढ़ के अच्छा लगे कि हाँ यही वो चीट कोड है जिससे मेरी बॉडी बन जाएगी। सही। तो 10 लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे, 10 लोगों का अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके खिचड़ी बना देंगे, वो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी, राइट? तो ये बहुत, मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम है। मैं लोगों को जैसे कोई अप्रोच देता हूँ, उन्होंने कुछ और अप्रोच देख ली, फिर मुझे पूछेंगे कि इस पे आपके क्या ख्याल आते हैं, राइट? तो
उसमें क्या होता है कि आप जब 10 अलग अलग लोगों के इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, यस ऑन वन हैंड अच्छा है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम सीख सकते हैं, बट जब आप 10-12 लोगों से अलग अलग चीज़ें लोगे और आप मिक्स करने की कोशिश करोगे, किसी के मेथड्स नहीं चलेंगे. सो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का ये मतलब है कि आप सीखो, बट आप किसी ऐसे बंदे को हायर करो जिस पे आपका ट्रस्ट हो, और एक बंदे को फॉलो करो. सही. इतनी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश मत करो कि कोई ना चले. अच्छा, इस बात से ना मैं रिलेट भी कर सकता हूँ. मुझे लगता है बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे. नॉर्मली पहले तो हम जिम करते नहीं है. जब हम करते हैं ना, तब हम चाहते हैं हम सारी चीज़ें एक साथ कर लें. ठीक. हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, वो आप वाली बात कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देंगे, आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देंगे, प्रोटीन्स की कोई बेशुमार बातें सीख लेंगे, फ्रूट्स, और फिर डाइट में चले जाएंगे. वो होता ही है. अब ऑब्वियसली एक हैबिट डेवलप करने में टाइम लगता है. इट्स अबाउट द टाइम कि मुझे कितना टाइम हो गया है कि मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली. तो हम जब शुरू करते हैं ना अपना पूरी चीज़ें चेंज करने की एकदम से जब कोशिश करता है ना, तो वो दिमाग वो चीज़ वो उसको बर्दाश्त नहीं होती इतनी ज़्यादा जल्दी से ट्रांजिशन. तो हम उस चीज़ को देर के लिए कर नहीं पाते. ऑब्वियसली इट्स नॉट सस्टेनेबल कि मैं एक चीज़ था, एक बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जी रहा था और मैंने बिल्कुल एक स्विच किया है और फ़ौरन से सब कुछ ही सारी आदतें एकदम ही अच्छी अपना ली हैं. तो आई गेस आप इस पे आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इस सेंस में भी प्रॉब्लम है कि जब मेरे पास एक नए बंदे का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आई गेस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा. जैसे मैं होता भी हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ शुरू करनी है और मुझे बहुत ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता नहीं चलता मैं क्या करूँ, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है. मैं उस कन्फ्यूजन के अंदर चीज़ ही छोड़ देता हूँ. एग्जैक्टली. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं. मैं कहता हूँ इसको करना ही नहीं है. ऑलरेडी मेरा सिर बहुत स्ट्रगल कर रहा है. एग्जैक्टली. खैर, अच्छा कबीर भाई, जब आपने शुरू कर लिया और आपको पता चल गया आपका ये पैशन भी है और आप इसको परस्यू करना शुरू कर दे, लेकिन आपको कब ये पता रियलाइज़ हुआ कि आपका ये प्रोफेशनल, जैसे आपकी अब प्रोफेशनल जर्नी है, ये आपने ये स्टार्ट में प्लान किया था या ये अलोंग द जर्नी हो गया? अलोंग द जर्नी हुआ है, बट जब मैंने देखा कि मैं लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूँ, सही, सिर्फ उनकी फिजिक चेंज करके, तो जो लेवल की खुशी उन्हें मिल रही है. मेरा एक दोस्त था हिक्सविल में, उसकी मॉम ने मुझे कॉल करके बोला है कि तेरी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है. मुझे लग रहा था डायबिटीज़ होने वाला था, शुगर इतना हाई था. आज हमने ब्लड टेस्ट कराया, जान बचा ली उसकी. तूने कितने 20 साल का था, 20 का भी नहीं था शायद, 18 का होगा उस समय. तो जब उसकी माँ मुझे बोल रही है कि आपने उसकी जान बचा ली, इतना यंग था, ब्लड शुगर हाई था, कोलेस्ट्रॉल हाई था, तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि यार मैं बाहर से फिजिक देख रहा हूँ बट अंदर उनकी फैमिली में कितना चेंज हुआ है ये फिजिक चेंज करके. दैट्स वेरी रिवॉर्डिंग. बहुत खुशी मिलती है. दैट्स ट्रू. जब आपको इस तरह का फीडबैक्स आते हैं, और मैंने आपके बहुत से फीडबैक्स पढ़े और मैं आपकी स्टोरीज पे भी आप फीडबैक्स डालते रहते हो, तो इट्स अमेजिंग. और द वे यू आर डूइंग लाइक योर वर्क, जिस तरह के वो फीडबैक्स हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल. और ऑब्वियसली इससे बहुत सी चीज़ें लिंक होती हैं. जैसे अभी मैं इस पे आऊँगा कि इस एक फ़िटनेस से आपकी कितनी ज़्यादा चीज़ें लिंक्ड हैं. और आई गेस ये कोर्स चीज़ है कि अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं फ़िट हूँ, तो मैं अपने सारे फंक्शंस प्रॉपरली कर पाऊँगा. लेकिन अगर मैं फ़िट ही नहीं हूँ तो आई गेस मैं बहुत सी चीज़ें कर नहीं पाऊँगा. अच्छा कबीर भाई, जब लोग जिम स्टार्ट करते हैं तो उनके जहन में बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रोटीन्स को लेके. इस तरह के स्टार्ट में आ जाते हैं कि मैं कौन से प्रोटीन लूँ, पहले लूँ, बाद में लूँ. इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स भी आते हैं. तो एक तो उस चीज़ को आप किस तरह से आप लोगों को, बिगिनर्स को गाइड करते हो कि जब वो जिम आते हैं तो वो किस तरह से इन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो? वेरी गुड क्वेश्चन. तो सप्लीमेंट्स जो होते हैं जी, उन्हें मैं एज अ सप्लीमेंट देखता हूँ. सही. सप्लीमेंट टू अ डाइट, सही. सप्लीमेंट टू अ लाइफस्टाइल. ये चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में. ठीक. जो कोर हमारा फाउंडेशन है वो हमारा होल फूड्स ही होना चाहिए. मैं ठीक. उस पर फोकस करता हूँ कि आप अपने प्रोटीन सोर्सेज, या तो आप नॉन वेज हो, वेजिटेरियन हो, जो भी हो, प्रोटीन सोर्सेज पहले अपने होल फूड से बढ़ाओ. सही. अगर आपको लगता है कि आपके घर में आप ज़्यादा हर रोज़ प्रोटीन नहीं खा पा रहे या नहीं बन रहा घर में, फिर आप 1-2 स्कूप प्रोटीन के ले सकते हो. अब प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं, राइट? लाइक आपका वही क्वेश्चन है. जी. प्रोटीन पाउडर में सबसे बेसिक 3 लेवल्स होते हैं. एक होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, या सिर्फ जो हम वे प्रोटीन बोलते हैं, वो सबसे सस्ता होता है. सही. दूसरा होता है वे प्रोटीन आइसोलेट. सही. बेसिकली डेयरी के फिल्ट्रेशन लेवल्स होते हैं. सबसे बेसिक होता है अपना कॉन्सेंट्रेट, जो सस्ता वाला होता है. फिर होता है आइसोलेट, जहाँ पे थोड़ा और लैक्टोज निकालते हैं तो उसका आइसोलेट बनता है. थर्ड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन होता है हाइड्रोलाइज्ड, जहाँ पे ऑलमोस्ट
नेग्लिजिबल लैक्टोज होता है उसमें. सो उसमें फिर आप एक स्कूप में जैसे 25 ग्राम मिल गए या 27 ग्राम्स मिल गए या 30 ग्राम मिल गए, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है. बट मेन चीज़ क्या है, अगर किसी को लैक्टोज की इंटॉलरेंस है, दूध पी लिया, गैस हो गई, राइट, या ब्लोटिंग हो गई, या थोड़ा ऐसे डायरिया के सिम्टम्स आ गए, तब आप आइसोलेट ट्राई करो. सही. अगर आपको ये सब चीज़ें, या हाइड्रोलाइज ट्राई करो. अगर आपको ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सबसे बेसिक, सबसे सस्ता वाला वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले लो. उसके आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है. नो नीड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स मोर देन दैट. अच्छा कबीर भाई, इसको अगर मैं आम बंदे के लिए पूछूं कि ये वर्क कैसे करता है बॉडी के ऊपर, इसका एक्चुअली एक फंक्शन क्या है और इसका बगैर हमारा गुजारा है या नहीं है, इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लो. प्रोटीन बेसिकली हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं मसल में, सही, उसको डेवलप कर रहा है. जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसको डेवलप कर रहा है. तो आपने जैसे कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज की, चाहे पुशअप्स किए या वेट्स उठाए, आप मसल को टेयर डाउन कर रहे हो, उसको रिपेयर करने के लिए आपने प्रोटीन लिया. एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोटीन होती है हर एक इंडिविजुअल के लिए. अगर आप उसको मीट कर रहे हो, आपका मसल लॉस नहीं होगा, और अगर आप थोड़ा उससे ऊपर जा रहे हो, आपका मसल बढ़ेगा. सही. That's how it works. अच्छा, इसी को मैं अब इससे लिंक करता हूँ. आपने होल फूड्स की बात की है. जैसे बहुत से लोग हैं जैसे शायद वो प्रोटीन अफोर्ड भी नहीं करते हों, या उन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो रिलाई करना चाहते हैं होल फूड्स पे, जैसे आप करते भी हो. आपने कहा है होल फूड्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आम जो हमारे घरों में, हमारे इंडिया पाकिस्तान आम घरों के अंदर उन्हें वो ये चीज़ें प्रोटीन जहाँ से मिल सके, अगर आप कुछ चीज़ों का बता सको. डेयरी एक अच्छा सोर्स है. तो जैसे होल मिल्क हो गया, अगर उसको आपको थोड़ा और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो फैट फ्री मिल्क हो गया, वो बहुत हाई इन प्रोटीन होता है, लो इन कैलोरीज. दही हो गया, जो अगर आप ग्रीक योगर्ट ले पाओ तो वो और भी अच्छा होता है दही से. उसके अलावा अंडे हो गए, कोई भी मीट ले लो, चिकन, फिश, मटन भी, उसमें ठीक है फैट्स ज़्यादा होते हैं बट आपको प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा. सही. कई लोग सोचते हैं जैसे पनीर या दाल में प्रोटीन हाई है. सही. थोड़ा बहुत प्रोटीन है बट उस प्राइमरीली वो कार्ब्स और फैट्स ज़्यादा होते हैं उसमें. बट ठीक है, आप वो भी फूड्स मिक्स कर सकते हो अपने डेली फूड्स में, ताकि आपका ओवरऑल प्रोटीन कंजम्पशन बढ़े. अच्छा, एक बॉडी को एक जैसे मैं आपकी तरह बनना चाह रहा हूँ या मैं बन रहा हूँ और मेरी ट्रांजिशन है, उस बॉडी को एक्चुअली डेली प्रोटीन्स चाहिए कितने हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी का वेट लेता हूँ पाउंड्स में. सही. और उनका लीन टिश्यू देखता हूँ, लीन मास देखता हूँ. लीन मास का क्या मतलब, आपका कितना वेट है? चलो एक इंडिविजुअल को लेते हैं जो जैसे 100 किलो का एक बंदा है. सही. ठीक है. अब आई एम ऑलमोस्ट 100 kgs, मेरा वेट करीब 93-94 होगा, बट मेरा बॉडी फैट कम है, ज़्यादा नहीं है. सही. सो एक और बंदा ले लो जो 100 kgs का है बट उसका बॉडी फैट ज़्यादा है. सही. सो मैं कैसे करता हूँ कि मेरे जैसे क्लाइंट को और उसके जैसे क्लाइंट को मैं सिर्फ 100 kgs नहीं देखूंगा कि इसका बॉडी वेट 100 kgs है, इसका भी 100 kgs है. ऑब्वियसली मेरे में मसल मास ज़्यादा है, एक बिगिनर में मसल मास कम होगा, तो उसका वो हम लीन मास कहते हैं. राइट. लीन मास अगर वो बंदे में, उसको देखने से मुझे पता चल रहा है कि ठीक है इसमें करीब 60 kgs मसल होगा, बाकी काफ़ी बॉडी फैट है बंदे में, वो 60 kgs के बेसिस पे फिर मैं प्रोटीन उसको देता हूँ. अप्रॉक्सीमेटली मैं पाउंड्स में देखता हूँ, तो 60 kgs का मान लो हो गया करीब 130 पाउंड्स लीन. सो 131 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट काफ़ी है. तो 130 ग्राम्स हो गए वो बंदे के लिए, 100 kg का जो बंदा है. अच्छा, जो नॉर्मली हम लोग अपने खाने को कैलोरी काउंट से भी चेक करते हैं. जैसे एक एवरेज बंदा है और जो जैसे मैंने जिम जाना शुरू किया है और उसको एक्चुअली कैलोरीज चाहिए कितनी है, और जब हम वेट लॉस जर्नी की बात करते हैं तो वेट लॉस हो कैसे रहा होता है, मैं उस मैकेनिज्म को जानना चाहता हूँ. एक बहुत सिंपल फॉर्मूला इसका, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट. सही. जब आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे और कम कैलोरीज लोगे, आपका वेट लॉस होगा. सही. इसको करने के बहुत तरीके हैं. या तो आप खाना कम खाओ. सही. या तो आप अपना एक्टिविटी बढ़ाओ. सही. या तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सही. सो दैट्स द वेरी बेसिक लेवल ऑफ सही वेट लॉस. अभी वेट लॉस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फैट लॉस पे फोकस कर सकते हैं. फैट लॉस को हम कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. जब आपका मसल वेट गिर रहा है, पानी का वजन कम हो रहा है, फैट का वजन कम हो रहा है, दैट्स जनरलाइज्ड एज वेट लॉस. मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स का प्रायोरिटी हो फैट लॉस. मुझे वाटर का वेट कम नहीं करना, मुझे मसल भी कम नहीं करना.
सो हम फैट लॉस को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, उसकी प्रोटीन कंजम्पशन को हाई रखें और उसके जिम में जैसे आउटपुट को हाई रखें। अगर वो वेट्स उठा रहा है और अगर उसकी प्रोटीन कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसका मेन लॉस फैट लॉस होगा। आई गेट इट। अच्छा, अगर जैसे फैट लॉस के लिए नॉर्मली जैसे आप प्रोटीन इंटेक, जो मुझे अभी तक समझ आया कि आप उस बंदे के लिए प्रोटीन जो इंटेक है वो बढ़ा देते हो, और जब प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो फैट लॉस के लिए, तो कुछ ऐसी जो कोई स्पेसिफिक अगर आप खाने बता सके, आप उन्हें रिकमेंड करते हो ये खाओ या ये नहीं खाओ, कुछ आप ऐसे अगर बता सको तो। 2 चीज़ें जो सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ वेट लॉस में, सही, और बहुत सारे लोग इसमें लैक करते हैं, एक है फ्रूट्स, दूसरा है वेजिटेबल्स। अब इसको मैं क्यों बढ़ाता हूँ, और तीसरा है पानी। ठीक है, आपने ज़्यादा पानी पी लिया, आपको एक तो पेट भी भरा रहता है, ऊपर से उठ उठ के दौड़ना पड़ता है बाथरूम। ठीक है, वही एक्टिविटी आपकी बढ़ गई, क्योंकि अभी आप यूज टू नहीं हो, आप उठ उठ के बाद में आपके ओवरऑल स्टेप काउंट बढ़ रहा है, एक्टिविटी बढ़ रहा है। एक वो हो गया। दूसरा हो गया फ्रूट्स में आपको एक तो अगर मीठे का शौक है तो आपका वो थोड़ा क्रेविंग खत्म हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, लॉट ऑफ बेरीज, एप्पल्स, इन चीज़ों में फाइबर इंटेक ज़्यादा होता है। सही। वाटरमेलन ले लिया, इसमें पानी काफ़ी होता है, तो इससे फाइबर इंटेक जब आप बढ़ाते हो आपका पेट ज़्यादा भरा रहता है। सेम थिंग विद वेजिटेबल्स, कैलोरीज कम है, फाइबर ज़्यादा है, तो इससे आपका जब पेट भरा रहता है आपको भूख भी कम लगेगी या भूख ज़्यादा जल्दी नहीं लगेगी। तो ये 2 चीज़ें मैं सबसे पहले इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने वेट लॉस क्लाइंट्स के लिए, कि आप अपना दिन में 2 बार फ्रूट्स और वेजीज बढ़ा लो, कंज्यूम करना ही करना है। सही। और पानी कम से कम 2.5-3 लीटर करना ही करना है, 3 लीटर। अच्छा, वैसे नॉर्मली ना हमारे बहुत सी मिसकंसेप्शन होती है कि नॉर्मली जब हम डाइट करते हैं तो डाइट से मुराद हम समझ लेते हैं कि शायद खाना ही नहीं है। होता है ना कि हम लोग खाता ही नहीं है, या वो कोशिश करते हैं कि या हमारे ये बहुत बात होती है कि भाई अगर डाइट करनी है तो आप रोटी चावल छोड़ दो, शायद हम उससे भी लिंक कर देते हैं। तो इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? कभी कभार कम करना पड़ता है। सही। ज़्यादा भी कम कर लिया वो भी नहीं चलेगा। शायद इनिशियली आपका वेट लॉस होगा, फिर बॉडी एक स्टॉल पे आ जाती है कि अभी आप इतना कम मुझे दे रहे हो कि मैं वेट लॉस करना ही नहीं चाहता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी मरने वाली है, तो मैं इसको इधर ही पकड़ के रखूंगा ताकि कोई वेट ना गिरे। क्योंकि आप बाहर से जब एनर्जी नहीं दोगे, बॉडी को अंदर से एनर्जी की ज़रूरत है, वो बॉडी फैट को पकड़ के रखेगी कि मुझे कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए। सही। राइट। आपके हार्मोन्स भी थोड़े इम्बैलेंस हो जाते हैं जब आप बहुत कम खाते हो, तो एक वो स्वीट स्पॉट होता है। बट उससे अच्छा है आप अपना एक्टिविटी बढ़ाओ सबसे पहले। सही। राइट। कुछ अपने फूड सोर्सेज को चेंज करो, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐड कर लिए, तो आप कैलोरीज कम करने का मैं ऐसे मेरा पर्सपेक्टिव ये है उस पर बहुत नेगेटिव अप्रोच है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को निकाल रहे हो। उससे अच्छा मैं कहता हूँ आप चीज़ों को ऐड करो, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करो। राइट। आप एक्टिविटी बढ़ा लो, पानी का कंजम्पशन बढ़ा लो, फ्रूट्स बढ़ा लो, वेजीज बढ़ा लो, प्रोटीन बढ़ा लो, जिम जाना बढ़ा लो, या वॉक्स पे ज़्यादा जाओ। वो चीज़ें जहाँ पे आपको दिमाग में रिस्ट्रिक्शन ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। मैंने बल्कि ना कबीर, सॉरी आपकी बात भी काट रहा हूँ, मैंने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि नॉर्मली डाइटिंग के अंदर इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या नहीं खाना। डाइटिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता हो कि आपने क्या खाना है। राइट। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं ना पूरा दिन, तो मुझे मेरा दिमाग स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूँ कि मुझे क्या नहीं खाना। तो मैं ना वो जहन एक एक्स्ट्रा स्ट्रगल करे कि ऑलरेडी मैंने फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू की, उससे ऑलरेडी मेरे जिस्म में फटीग भी है और मैं इंजॉय नहीं कर रहा, प्लस मैं खाने को भी एकदम से मैंने इस तरह से ट्रांजिशन किया। तो मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई है, और नॉर्मली इस तरह शायद कोचेस पता नहीं करते हैं कि नहीं, वैसे मैं जितनों को जानता हूँ उन्होंने नहीं भी करते। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस पे ज़्यादा फोकस करो, कि आप चीज़ें ऐड कर लो, कि आपके जहन को ये नहीं लगे कि आपने को बहुत चीज़ें छोड़ दी हैं। इवन आप अपने एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा रहे हो तो आप वो कैलोरी काउंट तो अच्छा आप बैलेंस कर रहे हो, मतलब आपकी इनटेक है और आप ज़्यादा चीज़ें बर्न कर रहे हो कैलोरीज, तो आप उसमें तो पॉजिटिव साइड है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने अच्छा मुझे लगा ये आपका। एब्सोल्युटली। और ये सस्टेनेबल है, लाइक यू सेड। वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग को जितना आप रिस्ट्रिक्ट करोगे उतना वो कोशिश करेगा कि वही चीज़ करे। क्योंकि मैं ना इसको असल लिंक कर रहा हूँ। मैंने जहाँ स्टार्ट में अगर मैं सवाल बताऊँ ना, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसकी असल वजह ये थी, मुझे पर्सनली लगता है इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। अगर हम दुनिया में किसी भी काम की बात करें,
अब जैसे आपका 10 साल जिम जाना ये खूबसूरती है, और ये असल फ़र्क माइंडसेट का है कि ये कौन सा माइंडसेट है जो 10 साल के लिए कंसेक्यूटिव जिम जाता है और वो कौन सा माइंडसेट है जो नहीं जाता। तो इसीलिए मैंने आपको इससे लिंक किया था कि आपने वो प्रॉब्लम फेस किए होंगे, क्योंकि अब आप 10 साल जा चुके हो तो आप ज़्यादा बेहतर है पोजीशन में हो कि आप ये चीज़ बता सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको क्योंकि मैंने जो सुना है या पढ़ा है, मैं पढ़ता ही हूँ ज़्यादा, कि इट्स अ लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल ऑब्वियसली ये कोई वन टाइम चीज़ नहीं है जो मैं आप मीठा छोड़ दूँ या कुछ ऐसे कर दूँ। राइट। तो आप वो मुझे बड़ी पसंद आई है आपकी ये बात। अच्छा, इसमें मज़ीद मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली जब हम डाइटिंग करते हैं तो हम इस तरह की चीज़ें, बहुत सी इनटेक्स हैं जो कम कर देते हैं, खाना पीना, और स्पेशली रोटी चावल का हमारा बड़ा होता है। लेकिन मुझे आपके इससे एक और कॉन्सेप्ट भी समझ आता है कि मुझे रोटी चावल ऐसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लूँ कि वो उससे हो क्या रहा है, मतलब अगर मैं अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर लूँ। अच्छा कबीर भाई, मुझे आप बल्कि इसी से एक सवाल ज़हन में आया कि नॉर्मली हम ये जो चीज़ें खाते हैं इसका बॉडी पे इम्पैक्ट आ क्या रहा होता है इंटरनल सिस्टम के अंदर। जैसे मैंने एक रोटी चावल खाई है तो इसका प्रोसेस क्या है, मुझे लॉस या फ़ायदा किस तरह से हो रहा होता है, अगर आप इस पर थोड़ा एलाबोरेट कर सकते। रोटी चावल बहुत एसेंशियल है हमारे फंक्शनिंग के लिए। सही। कार्बोहाइड्रेट से बॉडीली फंक्शंस भी बहुत होते हैं, ब्रेन का भी फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन जिसे बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बहुत होता है। सही। तो ऑब्वियसली एक बैलेंस होता है, ज़्यादा भी नहीं खाना, बिकॉज ज़्यादा खा लिया ब्लड शुगर लेवल थोड़ा स्पाइक होता है, फिर क्रैश होता है। बट बेसिक चीज़ें जो होती है जैसे रोटी चावल, इनसे नहीं होता। जब आप शुगर ज़्यादा ले लेते हो, राइट, इवेंचुअली शुगर भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, बट ये एक बहुत फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट है जो एकदम से स्पाइक करता है और एकदम से क्रैश भी करता है। सही। जब आप ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले देते हो तब आपको नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा उसका दिखता है। बट बेसिक चीज़ें जो हमारी रोटी है, चावल है, इवन ब्रेड हो गया या ओट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, इनमें आपको ऐसी नेगेटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो इनको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही। अगेन बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अगर आपने रोटी या चावल कम कर दिए, ऑब्वियसली आपने क्या किया, आपने कैलोरीज कम की हैं। तो बिकॉज आपने रोटी छोड़ी है या चावल छोड़ी है, ये नहीं है कि आपने कोई मैजिक कर दिया ये खाने छोड़ के जो आपका वेट कम हो गया, आपने बस कैलोरीज कम किया। सही, ब्यूटीफुल। ऐसा कबीर में मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आप नॉर्मली जब हम जिम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है चीट डे। चीट डे को आप किस तरह देखते हो, उसमें आपका क्या टेक है चीट डे के ऊपर? मैं कभी भी खाने को चीट डे या चीट मील नहीं कहता। सही। अगेन लाइक यू सेड, माइंडसेट की जो बात है, इससे एक नेगेटिव रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है खाने के साथ, कि जब मैं जाके आपका फेवरेट खाना क्या है, जैसे मैं देसी खाने, जैसे हमारे कढ़ाई, मुझे पराठे बहुत पसंद है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको एक प्लान दे दिया, अभी फ्राइडे शाम को आपने जाके कुछ कढ़ाई खा ली, राइट, कुछ जो भी कढ़ाई मीट खा लिया है, रोटी खा ली, और आपने बोल दिया कि कोच मैंने चीट मील कर ली। सही। आपने क्या किया, आपने ये खाने को एक नेगेटिव लेबल दे दिया है कि मैंने चीट किया, मैंने कुछ गलत खा लिया। सही। वो ही खाना गलत नहीं है। अगेन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, आप कितना ले रहे हो, क्या ले रहे हो, कितने कैलोरीज हैं वो खाने में। सो मैं कभी भी खाने को चीट मील या मैं कैसे बोलता हूँ, ऑफ प्लान मील या अनट्रैक्ड मील, जो आप ट्रैक नहीं कर पाओ कि आप उसमें कितने कैलोरीज ले रहे हो। अगेन ऑल अबाउट द माइंडसेट। आप वो खाने को नेगेटिवली मत सोचो, बिकॉज एक बहुत अलग ओवर टाइम एक बहुत, अगर आपने इसको एक नेगेटिव लेबल दे दिया और आप बार बार अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, आपका दिमाग यही सोचेगा कि ये जो चीज़ें हैं जिससे मैं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका दिमाग बार बार वहीं दौड़ेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए, आज खा लिया परसों फिर से चाहिए। तो वो रिलेशनशिप नहीं चेंज करना खाने के साथ। यार ये आपने तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली वही बात है ना कि हम जो जहन में डाल रहे हैं ना, जहन उस तरह से ऑपरेट करना शुरू कर देता है कि अगर हमारी परसेप्शन खाने को लेके ये है कि मैं जो कुछ गलत खा रहा हूँ, तो वो ज़हन फिर उसको उसी तरह परसीव कर रहा है, उसका फिर बॉडी पे इम्पैक्ट भी उसी तरह ही आ रहा हो। लेकिन अगर मैं इस परसेप्शन को थोड़ा चेंज कर लूँ, जैसे आपने बड़ा अच्छा एंगल दिया है कि ऑफ द ट्रैक, या मैं कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, या मैं रिवॉर्ड भी कर सकता हूँ, या कुछ भी इस तरह से, तो वो उससे होता ही है कि मेरे दिमाग को एक पॉजिटिव मैसेज आता है। तो इट्स अबाउट द अप्रोच, और मुझे ये आपकी अप्रोच पसंद आई। अच्छा, नॉर्मली वैसे जब आप ट्रेन करते हो, आपके पास एक स्टूडेंट आता है, तो व्हाट्स द प्रोसीजर, आप उसको क्या चीज़ें हैं जो आप स्टार्ट में ही कह देते हो
कि यार ये आपको ये करनी है, क्योंकि नॉर्मली बहुत से कोचेज हैं थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं और वो बता देते हैं भाई ये तो नहीं करना है या ये करना है। तो आपका वो प्रोसेस क्या होता है जब आपके पास एक स्टूडेंट आता है, अगर जैसे मैंने आपके पास आ गया हूँ तो अब मैं क्या करूँ? आप क्या करते हो? So, सबसे पहले मुझे जानना है कि उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, राइट? और मुझे शॉर्ट टर्म गोल पे मैं कभी ऑनेस्टली बोलूँ, मैं शॉर्ट टर्म गोल पे बहुत कम फोकस करता हूँ, बट सिर्फ उनको खुश करने के लिए मैं शॉर्ट टर्म गोल्स भी पूछता हूँ कि आपको आज क्या करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपने मुझे बोल दिया कि यार मुझे श्रेडेड फिजिक या मुझे मसल्स बढ़ाने हैं, बट अभी मई क्या है, मई 20th है, जून में हमारा समर शुरू हो रहा है, मुझे एब्स चाहिए, बट उसके बाद मुझे बड़ा होना है। फिर मुझे पता है कि यार अगर मैंने इसको 6 महीने की कटिंग दे दी या 6 महीने का वेट लॉस प्लान दे दिया, अगले साल वो बोलेगा कि कबीर भाई अभी तक मेरे कोई मसल्स नहीं बढ़े। लॉन्ग टर्म तो उसका वही गोल है। तो मैं उससे बात करूंगा, उसको समझाऊंगा कि अभी क्या प्लान होना चाहिए, कैसे हमें इसको अप्रोच करना चाहिए। तो उसका माइंडसेट मुझे पहले डेवलप करना है, वो पिक्चर मुझे उसके ही दिमाग में पेंट करनी है, कॉन्क्रीट करनी है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। सो पहले हमें दोनों एक सेम पेज पे होना चाहिए, सही, ताकि आपके खुद के क्लैशिंग आइडियाज़ ना हो, राइट? सही। तो सबसे पहले मुझे वो जानना है कि इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, सही, ये क्या आइडेंटिटी बनना चाहता है, और वो मुझे कॉन्क्रीट करना है उसके दिमाग में। फिर छोटी छोटी चीज़ें हम डायल इन करेंगे, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग। सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि नॉर्मली जब हम आते हैं तो नॉर्मली हमें प्रोसेसेस जो है, जैसे आपने एक एंगल दिया ना, तो मुझे पता है इस एंगल से बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा कि नॉर्मली जैसे जिम आने लगा मैं, मेरा पर्पस क्या है और शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग रन में मैं चाहता क्या हूँ। तो अगर जब मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो आपके लिए भी एज ए कोच भी आसान है कि वो आपको पता है कि मैं इसको एज ए करियर परस्यू करना चाहता हूँ, या मैं इसको एज ए हेल्थ में परस्यू करना चाहता हूँ, या मैं कोई अपनी फिजिक चाहता हूँ, फॉर वॉट एवर मेरे जो गोल्स हैं, मुझे ज़्यादा लड़कियाँ अट्रैक्ट करनी हैं या मुझे कुछ भी। मैं पर्सनली वैसे आई गेस जो सस्टेनेबल, मुझे लगता है सस्टेनेबल ये होगा कि जब मैं खुद के लिए जिम जाऊँ। आपका क्या है इस पर टेक? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये बात एक पॉडकास्ट में मैंने पहले भी कही है, एक होता है एक्सटीरियर, एक होता है इंटीरियर। जब आप लड़कियों के लिए बॉडी बना रहे हो या समर में अच्छा दिखने के लिए बॉडी बना रहे हो, ये सारी एक्सटीरियर चीज़ें हैं। जब आप खुद के लिए कर रहे हो, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि मुझे हेल्थ अपना अच्छा करना है, मुझे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, या मुझे अपना खुद कॉन्फिडेंस बढ़ाना है जब मैं शर्टलेस घूमूं कहीं पे, या मैं खुद जब उठूं सवेरे बिस्तर से और मैं अपनी फिजिक देखूं मुझे अच्छा लगे। ये सारी इंटीरियर चीज़ें हैं, ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, ये आप आपके लिए खुद अपने लिए कर रहे हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले इंटीरियर पे फोकस करो, दूसरे लोगों को दिख जाएगा। कबीर भाई, मेरे जहन में एक सवाल है और ये मुझे लगता है मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, तो ये काफ़ी लोग करते होंगे। जिम के अंदर जब हम जाते हैं, वेट और रेप्स का डिफरेंस क्या है? कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वेट हर दिन या हर वीक इंक्रीज़ करो, कुछ लोग कहते हैं कि अपनी जो रेप्स हैं वो इंक्रीज़ करो। दोनों का डिफरेंस क्या है और उसका आउटकम क्या आता है दोनों से? अगर आपको मसल डेवलप करना है, सही, एक बहुत, इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं है, बट एक साइंस के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे एक बहुत बेसिक रेप रेंज होता है, जो वो है बिटवीन 6 to 15 रेप रेंजेस, राइट? ये आपका स्वीट स्पॉट है अगर आपको हाइपरट्रफी पे फोकस करना है, जो बोलते हैं क्रिएटिंग मोर एंड न्यू मसल सेल्स, राइट? मसल साइज बढ़ाना है, 6 to 15 आपका स्वीट स्पॉट है। अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, बहुत तगड़ा होना है, आपका वो गोल है, एनीवेयर फ्रॉम 1 to 5 reps और 3 to 5 reps, ये आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपको फिजिक डेवलप करनी है, आपको एक सर्टन लुक डेवलप करनी है, उसके लिए आपको मसल बढ़ाना पड़ेगा। मसल बढ़ाने के लिए कमिंग बैक टू 6 to 15 reps, आपका गोल होना चाहिए कि आप एक वेट लो, एक रेप रेंज लो, मान लो 8 to 10 reps। अभी उसी को आप वही मूवमेंट को बार बार कम से कम 4-6 महीने रिपीट करो और कोशिश करो कि वही 8 से 10 reps में मैं या तो एक वेट को बढ़ा रहा हूँ हर 2-3-4 हफ्ते, या वही वेट्स जो मैंने 8 रैप के लिए किया है, अगले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते के मैं 9 रैप करूँ, फिर 10 रैप करूँ। 10 रैप हो गए 2 हफ्ते, फिर 5 पाउंड बढ़ा लिए, फिर 8 करूँ, 9 करूँ, 10 करूँ। तो ऐसे हमें ग्रेजुअली बढ़ाना है, इंक्रीज करना। और इसको हम सेट्स की सूरत में करते हैं, सेट्स में, और 3 सेट्स आई गेस इट्स अ स्टैंडर्ड, 3 से 4 सेट हर एक मूवमेंट के। जैसे मैं बोलता हूँ एक हफ्ते में आप करीब 10 से 20 सेट करो हर मसल का,
चाहे आप एक दिन में करो, मेरा रिकमेंडेशन है करीब 2 दिनों में करो। जैसे मंडे थर्सडे चेस्ट कर लिया, सही 10 सेट लगा लिए, सही, बहुत है। 10 सेट ईच डे या और अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि नॉर्मली जब जैसे हम जिम करते हैं और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं आपको 7 डेज़ अ वीक जाना चाहिए जिम, जो बहुत से लोग हैं 3-4 डेज़ अ वीक। इस पे आपका क्या टेक है कि एक नॉर्मल जब मैंने जिम शुरू किया, जिम जाना कितने दिन चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है? इतने दिन जाओ जितने दिन आप जा सकते हो, और जो आपको रियलिस्टिक लगे, सस्टेनेबल हो। 0 डेज से अच्छा 2 दिन है, 2 दिन से अच्छा 3 दिन है। सही, बट 3 दिन जाना या 4 दिन जाना इतना कोई फ़र्क नहीं है। सही, ऑल डिपेंड्स ऑन आपका गोल क्या है। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बेसिक हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, एनीवेयर फ्रॉम 3 to 5 days इज प्लेंटी। 3 to 5 days आप सारा कुछ अपना अकॉम्प्लिश कर सकते हो। अच्छा, कबीर भाई, एक एक्स्ट्रा एडिशनल सवाल, मैंने एक ड्रॉप सेट के बारे में सुना था, आप उसको, वो होता क्या, एक्सप्लेन कर देते हो, और वो उसको किस तरह से आप रेट करते हो? एब्सोल्युटली, ड्रॉप सेट एक इंटेंसिफायर होता है, सेट इंटेंसिफायर। इसका क्या मतलब है, आपने एक वेट ले लिया, अगर आपने जैसे 10 रैप कर लिए, 10 रैप में आपका फेलियर हो गया और आपने 80 पाउंड का डंबल उठाया था, सही, 10 रैप के आगे आपका एक भी रैप नहीं हो रहा, बट आपको ये सेट थोड़ा लंबा करना है, थोड़े और रैप्स करने हैं, थोड़ा इसको इंटेंसिफाई करना है। सही, फिर आप 80 पाउंड के बजाय 50 पाउंड का डंबल ले लो और उसको और 5-6-7 बार करो हल्के वेट से। तो आप बेसिकली वो सेट को एक्सटेंड कर रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा मसल फटीग क्रिएट कर रहे हो। आप रिकमेंड करते हो जब आप एक प्लेटो पे पहुंच जाओ जहाँ पे आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तब आप एवरी सो ऑफन कर सकते हो, ताकि मसल को थोड़ा एक्स्ट्रा स्टिम्युलस मिले, थोड़ा एक्स्ट्रा फटीग मिले, और अगली बार आपका थोड़ा वो सेम वेट हल्का लगे। आपके लिए 80 पाउंड थोड़ा इजी लगेगा, शायद 10 रैप के बजाय आप 12 रैप कर लोगे, क्योंकि आपका मसल का थ्रेशोल्ड बढ़ गया। सही, बट एज अ बिगिनर कोई रिकमेंडेड नहीं, नॉट नीडेड। अच्छा, एक और सवाल इसी में मैं एडिशन कर लेता हूँ। नॉर्मली अब इसके बाद जब हम जिम कर लेते हैं, शॉवर पे बहुत डिबेट है, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए, दोनों का अगर आप मुझे डिफरेंस बता दो, और व्हाट डू यू सजेस्ट? ठंडे पानी से आपका लैक्टिक एसिड कम होता है। सही, रिकवरी एक्सप्लेन अगर आप कर। यस एब्सोल्युटली। तो जब हम जिम करते हैं, हमने वेट्स उठाए, राइट, बहुत ज़्यादा पंप किया, वो जो पंप की इफेक्ट आती है ना जैसे मसल में, वो लैक्टिक एसिड से आती है। वो लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो रहा है हमारे मसल में। कई बार उससे ही सोरनेस होती है, 2-3 दिन बाद मसल अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा है, उसको हाथ लगाया, सेंसिटिव है, वो लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है। सही, ठंडे पानी से वो लैक्टिक एसिड कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। सही, ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मसल ग्रोथ पे या फैट लॉस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप ठंडे पानी से नहाओ, गर्म पानी से नहाओ, या नहाओ ही मत कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो ग्रोथ वही रेट पे होगी। बट ओवरऑल फीलिंग के लिए और वो पेन कम करने के लिए जिम के बाद ठंडे पानी से नहाने का बहुत फ़ायदा है। इनफैक्ट जिम से पहले भी ठंडे पानी से नहाने का फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी एकदम से जग जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। कहते हैं ना, सोने से पहले गर्म पानी से नहा लो, सही, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो जिम से पहले ठंडे पानी से नहाओ तो एकदम बॉडी एकदम उठ जाती है। सही, ऑफ कोर्स उसके बाद जाके अपना वार्म अप करो और फिर वेट्स उठाओ। ये नहीं कि ठंडे पानी से जाके नहा के एकदम से आपने वेट्स उठा लिए। मैं समझ गया। तो जो मेरे जैसे लोग जिनको गर्म पानी से नहाना पसंद है वो सोने से पहले ये प्रैक्टिस करें, जिम में ये नहाने। आई गेट इट। अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल, और मैं जानना चाहता हूँ उसका कितना इम्पॉर्टेंट लिंक है आपकी फ़िज़ीक के साथ। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, और बल्कि मुझे लगता है कि अब उस पर ज़्यादा बात होती है कंपैरेटिवली, मुझे पहले का इतना ज़्यादा नहीं पता। वो क्या है, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हो और उसको रेट किस तरह करते हो? इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं क्या, राइट? इट्स जस्ट आप अपना जो ईटिंग विंडो है आप उसको कम कर रहे हो। सही, चाहे आप 10 घंटे के अंदर अंदर अपना सारे 3-4 मील कर रहे हो, या आप 6 घंटे में कर रहे हो, आप इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। कई लोग 6 घंटे करते हैं, 8 घंटे करते हैं, 10 घंटे करते हैं, इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। तो बेसिक चीज़ ये है कि गट फंक्शन के लिए, अपने डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज आप जब खाना खा रहे हो, आप अपने डाइजेशन को से काम करवा रहे हो, राइट? डाइजेशन में खाना खाते हो, गट में इन्फ्लेमेशन होती है, गट काम कर रहा है, हम उसको कभी भी ब्रेक नहीं देते,
उठते सार कुछ पी लिया, कुछ खा लिया, सोने से पहले कुछ स्नैक्स खा लिए, पी ले, पूरा दिन हम हर 2-3 घंटे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, गट को थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। गट डाइजेशन और हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीज़ें, इंटरमिटेंट फास्टिंग। फ्रॉम अ वेट लॉस पर्सपेक्टिव, अगर आपने 2000 कैलोरी 12 घंटे में खाए या अगर आपने 2000 कैलोरी 6 घंटे में खाए, 2000 कैलोरी ही है, तो बॉडी कॉम्पोजिशन पे या वेट लॉस या वेट गेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही। तो उस हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है। सही। लेकिन इन जनरल जब आप उससे करते हो, और जैसे बहुत से लोग हैं जैसे कहते हैं कि उसमें आप सिर्फ पानी पी सकते हो, और कुछ लोगों का कहना है जैसे कि आप उसमें पानी भी नहीं पियो। अगर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो उससे मुराद सिर्फ खाना है या पीना दोनों है? खाना, पानी हमेशा पीना चाहिए, पूरे दिन पीते रहो, 3 लीटर 4 लीटर जितना पी सकते हो उतना अच्छा है। सही। जब तक आपका यूरिन ज़्यादा क्लियर नहीं हो गया तब तक पीते रहो। अगर आपका पूरा ही दिन यूरिन क्लियर आ रहा है तो आपने ज़्यादा पानी पी लिया। बेसिकली एक थोड़ा लाइट आपका येलोइश टिंज अगर हो, टिंट हो यूरिन में, तो आपने अच्छा हाइड्रेशन किया है। तो पानी को कम ना कीजिए, सिर्फ अपने खाने को कम कीजिए। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग किन के लिए बेहतर है, जो किन के लिए फ़ायदेमंद है, जो जिन्हें लगता है कि चलो मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं अपना खाना कम नहीं कर पा रहा हूँ दिन में, उनके लिए ये थोड़ा हैक हो सकता है। अगर आपने उनको कह दिया कि 6-7 बजे के बाद नहीं खाना, और उन्होंने सोचा कि ठीक है इससे मेरा क्या हो रहा है, मेरा डिनर थोड़ा मैं जल्दी खा रहा हूँ या कम खा रहा हूँ, 4 बजे किसी ने खा लिया, अब उनको पता है कि यार अब मैं 6 बजे के बाद नहीं खाने वाला, 8 बजे तक अगर रुके नहीं, 4 बजे जब आपने खाए 6 बजे भूख भी कम लगेगी, आप डिनर भी हल्का करोगे, सही, ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज कम हो गए। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ये एक हैक है जो लोग को ट्राई कर सकते हैं, जिन ओवरऑल जो कैलोरीज उनका कम करने के लिए। और आई गेस वैसे भी कबीर भी जो हमें समझ आई है कि हर बॉडी पे हर चीज़ का इम्पैक्ट डिफरेंट है, तो आप ट्राई कर सकते हो, शायद मेरे लिए वो चीज़ काम कर जाए, शायद जो चीज़ आपके लिए नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली अगर मैं ट्रांजिशन चाहता हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, और मुझे नहीं पता क्या चीज़ मेरे लिए काम कर जाए और मुझे उसमें मज़ा भी आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि जिसको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स बीन 10 ईयर्स और आप इतने ज़्यादा लोगों को कोच भी कर चुके हो, नींद कितनी इंपॉर्टेंट है फिटनेस के लिए और हेल्थ के लिए स्पेशली? जिम या कोई भी एक्टिविटी में हम सिर्फ बॉडी को तोड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिपेयर तभी होती है जब हम रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट सबसे बेहतर कब होती है? जब हम सो रहे हैं। नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, चाहे फैट लॉस हो या मसल गेन हो। नींद में आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, आपका ग्रोथ एंड रिपेयर हो रहा है, फैट लॉस भी होता है नींद में, आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ता है रात को। सही। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रात को ज़्यादा नहीं सो पा रहे, दिन में 1 घंटा नैप ले लिया अगर ले सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल है। बट ओवरऑल इन फिटनेस, इनफैक्ट जब मैं अपने क्लाइंट्स को प्लान देता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ कि जैसे मेरे चेक इन वीकली होते हैं या बाय वीकली होते हैं, मैं हर एक चेक इन में पूछता हूँ कि आपका वीकली एवरेज कितना था। मैं उनको स्लीप भी ट्रैक करवाता हूँ वॉच से या कोई रिंग से कि आप कितने घंटे सो रहे हो हफ्ते में। सही। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिकमेंडेड कितने घंटे है कि आप कितना घंटा आपको सोना चाहिए? 7 से 8 कम से कम इतना सोना चाहिए। हाँ, 7 से कम मैं नहीं बोलूँगा, 7 से 9 भी अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। ऑब्वियसली रियलिस्टिकली सबके पास इतना टाइम नहीं होता। सही। बट 8 घंटे एक स्वीट स्पॉट है सबके लिए। बिल्कुल। और आई गेस इसका दोनों चीज़ों के साथ बड़ा लिंक है, जैसे हम इसको ब्यूटी स्लीप भी कहते हैं कि अगर आप जैसे सोते हो, और मैंने बल्कि इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर सकता हूँ कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके मसल जो जितनी भी आपने बातें की, मसल रिपेयर आपका तब होता है जब आप डीप स्लीप में होते हो। अब नॉर्मली आजकल हम लोग कंपैरेटिवली डीप स्लीप में कम जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग फ़ोन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक पढ़ा था, एक प्रैक्टिस थी कि आपको एटलीस्ट 1 घंटा सोने से पहले अपने फ़ोन्स वगैरह कुछ भी गैजेट्स आपको इस्तेमाल नहीं करने। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आप एक्चुअली जा सकते हो डीप स्लीप के अंदर। जब आप थके हो, जब आप वो डीप स्लीप में जाते हो तो एक्चुअली रिकवरी तब होती है। तो आप जितना ज़्यादा बेहतर अपना लाइफस्टाइल कर सको, और ऑब्वियसली अगर जब जैसे, क्योंकि अब मुझे पता है कि बहुत से हम लोग हैं, हम सोते हैं 7-8 घंटे लेकिन अच्छी नींद नहीं सोते। I guess it's a difference, right? Absolutely, yeah. कि एक है सोना और एक है क्वालिटी वाली जो क्वालिटी स्लीप है, that's a different thing. इस पे आप क्या कमेंट करते हो?
आपकी जो नींद की जो साइकिल है या जो स्लीप पैटर्न बोलते हैं, सही, वो आपकी दिन में शुरू होती है, लाइक यू सेड, इवन 1 घंटा सोने से पहले, राइट? बट मैं शुरू करता हूँ दिन से। आप सवेरे उठ के क्या कर रहे हो? क्या आप पूरा दिन अंदर बैठे हो, ऑफिस के अंदर बैठे हो, घर में बैठे हो, रूम में बैठे हो, आपको ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल रही। सो हमारे हार्मोन लेवल्स होते हैं, राइट? अगर आपको सनलाइट नहीं मिल रही, आपकी आंखों को सनलाइट नहीं मिल रही, आपको, आपके दिमाग को ये रजिस्टर नहीं हो रहा कि दिन हो गया है, फिर उसको रजिस्टर कैसे हो गया कि रात हो गई है? अगर उसे पता ये नहीं है कि दिन कब हुई, तो अगर हम बाहर नहीं जा रहे, सनलाइट नहीं हमें मिल रही, वो एक प्रॉब्लम है सबसे पहले। दूसरी ये है कि लोग उठते सार पहले कॉफ़ी पीते हैं। कैफ़ीन कंजम्पशन बहुत हाई होती है। सवेरे 7 बजे पी लिया, 1 बजे पी लिया, फिर हमारे देसी कल्चर में होता है चाय पीना अपने 4-5 बजे, चाय टाइम हो गई, चाय होती है, चाय में भी कैफ़ीन होती है। कई लोग रात को भी चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं कि डिनर के बाद चलो कॉफ़ी हो जाए। पता नहीं क्या है उसका रिचुअल क्या है, बट कई लोग करते हैं। कैफ़ीन इंटेक ज़्यादा हाई हो, कैफ़ीन स्टिम्युलेंट होता है। जितना ज़्यादा कैफ़ीन आप लोगे उतना ज़्यादा आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और आपकी रेस्टफुल नींद जो आप कह रहे हो वो कम होगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप कम होगी। वो दूसरी बात है। तीसरी बात हो गई खाना। आप कब आपने अपना लास्ट मील किया है दिन का? अगर आप 10 बजे सोने वाले हो, 7 या 8 के बीच अपना लास्ट मील कर लो, सोने से 2-3 घंटे पहले। 10 बजे सोने वाले हो, 9:30 बजे आपने अपना लास्ट मील कर लिया। आपके पेट में खाना पड़ा हुआ है, आपकी बॉडी आपको बोल रही है, दिमाग और बोल रही है कि वो खाने को पहले डाइजेस्ट करो। वो काम कर रही है तो कैसे सोएगी, राइट? तो ऑलरेडी आपने अपने स्लीप साइकिल को डिसरप्ट कर दिया है। फोर्थ थिंग है एक्टिविटी। अभी कई लोग हैं जो शाम को जिम, कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें जाना ही पड़ेगा। सही। बट अगर आपके पास ऑप्शन है और आपको शाम को ना जाना पड़े, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा दिन में जाओ, क्योंकि आप रात को जब जा रहे हो तो आप बॉडी को स्टिम्युलेट कर रहे हो, काम करवा रहे हो, एक्साइट कर रहे हो। फिर एकदम से जाके घर पे खाना खा के कैसे सोगे? तो वो भी एक चीज़ हो गई। उसके अलावा आपने बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है, जो फ़ोन्स होते हैं या गैजेट्स होते हैं, ब्लू लाइट जिसे बोलते हैं, राइट? तो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स होते हैं। अगर आपको आदत है कि मुझे टीवी देखनी है या फ़ोन पे रहना है, मेरे इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, मैं आपको फ़ोटो भेजूंगा, आप लगा सकते हो यहाँ पे। 7:30 बजे मेरे वो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स ऑन होते हैं हर रोज़। फिर मैं चाहे फ़ोन देखूँ, चाहे टीवी देखूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, रात को डिनर कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ वो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स पहन के करता हूँ। 7:30 और 9 बजे के बीच में मेरा होता है डिनर रूटीन, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा अगले दिन के अपने मील्स तैयार कर लिए, कपड़े तैयार कर लिए। 9 बजे मैं बिस्तर में घुस जाता हूँ। बट 9 से 10 के बीच में मैं अपना मेडिटेशन करता हूँ, कुछ रिलैक्सिंग गाने सुनता हूँ, टीवी बंद कर देता हूँ और सिर्फ लेटता हूँ वो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स पहन के, लाइट्स भी बंद कर देता हूँ। और 7:30 बजे भी जब मैं अपना डिनर करने वाला हूँ, सारे लाइट्स बंद करके एक छोटा सा लैम्प ऑन करता हूँ। अगर टीवी देख रहा हूँ तो टीवी की लाइट हो गई, बट ऑलरेडी मैंने अपने दिमाग को बता दिया है कि अंधेरा होने लगा है, सही, रात आ गई है। सो ये सारी चीज़ें। अच्छा कबीर भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने बहुत अच्छी बातें की और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा होगा। चीज़ बताइएगा कि मेंटल हेल्थ, जैसे आपसे इसलिए भी रेलेवेंट है क्योंकि आपने एक, मुझे लगता है कि जब आप इतनी देर एक चीज़ को करते हो, इससे मुराद है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो कंपैरेटिवली हम जैसे लोगों से या बिगनर से किसी भी फील्ड के अंदर। तो अब जैसे आप इतनी देर से एक चीज़ कर रहे हो, अब मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल हेल्थ से कितनी ज़्यादा लिंक्ड है और कितनी इम्पॉर्टेंट है, प्लस उसमें आपने मेडिटेशन का भी जिक्र किया, उसका कितना ज़्यादा रोल है मेंटल हेल्थ के ऊपर, अगर आप इस पे रोशनी डालें प्लीज़। मेंटल हेल्थ का कितना रोल है फिजिकल पे कि फिजिकल का मेंटल पे? मेंटल, आप दोनों इसको, आप दोनों को अगर ये इंटरलिंक्ड है, किस तरह से आपके बकौल, आपके तजर्बे के बकौल किस तरह से लिंक्ड है और किसका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? दोनों का बहुत बड़ा कोरिलेशनशिप है, सही, बहुत बड़ा। इसलिए मैं रात को मेडिटेट करता हूँ ताकि मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड हो, मेरी नींद अच्छी हो, राइट? वो मेंटल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ से मेरी फिजिकल हेल्थ पे भी और जो स्लीप है ऑब्वियसली इफेक्ट होती है। सही। बट मैंने ये पहले भी कहा, जैसे मेरा जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ है, बट ये मेरी इम्प्रूव हुई है फिजिकल हेल्थ से। जब मुझे खुद अच्छा लगता है कि यार मैं फिट हूँ, कपड़े में अच्छा दिख रहा हूँ, चाहे जो भी पहनूँ, मुझे खुद लगता है कि मैं एक प्रेजेंटेबल आदमी हूँ, बंदा हूँ, तो खुद मेंटल हेल्थ भी मेरी इम्प्रूव होती है फिजिकल हेल्थ के थ्रू। अभी दूसरी तरफ अगर देखें, दूसरा एंगल मेंटल हेल्थ के एंगल के थ्रू देखें, मेडिटेशन, या जो मैं कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को मी टाइम,
मी टाइम क्यों मैं सभी क्लाइंट्स को बोलता हूँ 10, 15, 20 मिनट अपने दिन के मी टाइम किया करो। चाहे किताबें पढ़ो, गाने सुनो, गाओ, गिटार कुछ बजाओ या वॉक पे जाओ बिना फ़ोन के। मी टाइम, राइट, आपका सोलो टाइम। क्यों? क्योंकि ऑन अ वेरी बेसिक हार्मोनल लेवल जितना हाई आपका कोर्टिजोल लेवल्स हो, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उतना ज़्यादा आपका फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब आपकी जर्नी मुश्किल हो जाएगी। जितना ज़्यादा कोर्टिजोल लेवल्स हो उतना इम्पीडेंस या इंटरफेरेंस होगा आपके फैट लॉस से, मसल बिल्डिंग नहीं होगा जब कोर्टिजोल लेवल्स हाई हैं। तो मैं हर एक तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कोर्टिजोल लेवल्स को कम करूँ, स्ट्रेस लेवल्स को कम करूँ, एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो अपने दिमाग में। जब पीसफुल एनवायरनमेंट है, सारी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। सही। आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं कि जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं उनको कैंसर हो जाता है। अच्छा, ये आपने सुना है कभी? ये बात? हाँ, ये इनफैक्ट फैक्ट है। मेरी जो मॉम है, उनकी एक दोस्त है, 6 या 7 महीने उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, रेडिएशन चल रही थी, दवाइयाँ दे रहे थे। 7 या 8 महीने बाद उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि इनका कैंसर इतना ज़्यादा हो गया है कि नहीं बचा पाएंगे। यंग लेडी थी, करीब 42-43 की थी, बचपन से जानता हूँ उन्हें। तो डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था कि ये नहीं सर्वाइव करेंगी, आपके पास शायद 4-5 महीने रह गए हैं, आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो। और अभी आपकी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई है कि अब हम कीमो भी रोक देंगे क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, ज़्यादा डेट्रीमेंट्स हो रहे हैं आपके हेल्थ पे। तो पहले तो बहुत परेशान हो गई, राइट। फादर ने भी, उस जो पति था उसने भी कह दिया उसे कि यार, उसने गिव अप कर दिया था कि ठीक है मैं 4 महीने में तो जा ही रही हूँ। बट जो हस्बैंड था वो बहुत नाराज़ हो गया। उसने बोल दिया कि ठीक है, तुझे ऐसा नेगेटिव माइंडसेट रखना है, रख ले, कोई बात नहीं, 4 महीने बाद तू चले जाएगी। पहले तो हमें बहुत बुरा लगेगा 1-2 साल, उसके बाद क्या है, तेरी बेटी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, 2 साल बाद मुझे कोई और पत्नी मिल जाएगी, लाइफ गोज़ ऑन। तो उसे ये बात बहुत बुरी लगी कि यस, ये कैसे कह दिया, ये कैसे होगा। फिर बोलती है कि नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी कि मेरे जगह कोई और कैसे आए, मेरी बेटी मेरे बिना कैसे जिए, मैं सब कुछ करूंगी जो मैं अपने आप को कर सकती हूँ बचाने के लिए। उसने अपना माइंडसेट चेंज किया, हर रोज़ मेडिटेशन किया, अपने दोस्तों को मिली, जैसे कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। 6 महीने बाद फिर भी जिंदा है। डॉक्टरों ने देखा कैंसर कंप्लीटली गॉन। मिरेकल। क्यों? क्योंकि उसके स्ट्रेस लेवल्स इतने कम हो गए, इतनी खुशी से उसने अपने वो 6 महीने बिताए कि ये मेरे 6 महीने ऐसे बताऊंगी कि कुछ चेंज नहीं हुआ, कैंसर ओवरकम कर लिया। अच्छा, मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ कि अगर आप इंसान अंदर से खुश है ना, इंसान वही एनर्जी कैरी करता है। जब मैं अंदर से खुश हूँ तो मेरे बाहर भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। और मुझे पर्सनली लगता है कि आजकल हम लोग, आजकल जो हम यूथ हैं, कंपैरेटिवली बहुत कम अपने साथ टाइम गुजारते हैं। उससे अपने साथ टाइम गुजारने से मुराद ये है कि जब मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, जब मैं बैठता हूँ, अपने से बात करूँगा, तो मुझे अच्छे बुरे का पता चलेगा कि मैं अच्छा क्या कर रहा हूँ, मैं बुरा क्या कर रहा हूँ। उस पर मैं खुद को अप्रिशिएट भी करूँगा, और किसी बात पे मुझे नापसंद भी आएगी तो मैं उसको इम्प्रूव करना चाहूँगा। लेकिन जब हम गौर ही नहीं करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, तो ऑब्वियसली हमारी हैबिट्स डेवलप हो ही जाएंगी, हो गई होंगी, और फिर वो एक ट्रांजिशन ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आई गेस जैसे मैंने एक गुस्सा आना मेरी एक नेचुरली शुरू हुआ है किसी भी वजह से, तो अगर मैंने उसको इंट्रोस्पेक्शन नहीं की, मुझे पता नहीं चला कि मेरे जो एंगर जो वो लेवल है वो बढ़ना शुरू हुआ है, तो मैं उसको सही कैसे करूँगा। तो इसलिए आई गेस ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खुद के साथ टाइम गुजारें, खुद को अंडरस्टैंड करें, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल हर चीज़। मैं बहुत सी किताबें पढ़ता हूँ तो उसमें बताते हैं कि हर एक के ऊपर बहुत सी केस स्टडीज़ हैं। बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आया जब उसने मेडिटेशन की। इसी तरह से फिटनेस वाले का उसकी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। तो आई गेस इसका जो असल होता ये है बैक एंड के ऊपर कि जब आप खुद से बात करते हो तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप करोगे नहीं तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे। कबीर भाई, टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं सिर्फ 3 सवाल ले सकता हूँ। एब्सोल्युटली। कुछ लोगों ने आपसे सवाल पूछे, मेरे सवाल काफ़ी ज़्यादा थे। मैं हर पॉडकास्ट पे ना क्वेश्चंस ऐड करता हूँ। ठीक है। उससे फ़ायदा ये होता है कि लोग, बहुत से सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पूछ पाते क्योंकि आप बिजी हो, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके सवाल भी आ जाते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट्स एन एडवाइस यू विल गिव टू कबीर फ्रॉम 10 years ago? The biggest advice would be to educate yourself in every way possible when it comes to fitness or anything in life. Because when you ask people for their opinion, it's an opinion. When you educate yourself and you get facts and you learn, that's a fact. And you will have your own beliefs and your own
ideas of what to follow instead of just relying on people's opinions. ब्यूटीफुल। एक क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने जी कहा हुआ है, शरोज़ अली कह रहे हैं, उन्होंने नाम भी बताया हुआ है अपना, कि उन्हें बहुत फ़ख्र है जिस जर्नी पे आप इतनी दूर से जहाँ पहुँच गए, तो वो आपको बस तारीफ़ कर रहे हैं आपकी। इसी तरह एक सवाल है जी, हमको जिम मैक्स कितने टाइम तक करनी चाहिए इन अ डे एंड हाउ मेनी डेज इन अ वीक? हमने इस पर बात कर ली है, लेकिन अगर आप शॉर्ट सा बता दो। एब्सोल्युटली, जितना टाइम आप कर सकते हो ऐसे, ताकि आप सस्टेन कर पाओ। इतना भी ज़्यादा ना करो कि आप कल बोलो कि यार मैं जिम जाना ही नहीं है, और इतना कम भी ना करो कि फ़र्क ही ना पड़े, राइट? तो 3 से 5 दिन हफ्ते में बहुत है। अच्छा, एक सवाल मेरा पर्सनल है कि वो लोग क्या करें जो जिम की मेंबरशिप पे कर रहे हैं, बहुत अरसों से जिम को खिला पिला रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रहे, तो वो चुल्लू भर में डूबने के अलावा क्या क्या कर सकते हैं? एक दोस्त को ढूंढ लो, दोस्त के साथ जाना शुरू करो, उसे एक सोशल इवेंट बना दो, सही, कुछ मज़ा करो। चाहे आप जिम जाओ, उसके बाद जाके आपने कुछ खाना खा लिया, बर्गर खा लिया, फ्राइज़ खा लिए, ठीक है, बाद में आपकी वो बर्गर और फ्राइज़ की आदत छूट जाएगी, चाहे वो दोस्त भी छूट जाएगा, बट जिम रह जाएगा। तो कुछ ना कुछ तरीके से उसे एक एन्जॉयबल एक्टिविटी बना दो, जब तक आपकी वो आदत ना बन जाए। थैंक यू सो मच कबीर भाई, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी है और मैं आपका मशकूर हूँ, आपने इतनी ज़्यादा बातें की। आप जाते जाते कोई एक छोटा सा मैसेज लोगों को देना चाहो तो आप दे सकते हो। एब्सोल्युटली, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो फिटनेस रिलेटेड, एनीथिंग जो मैं करता हूँ लाइफ में, आपका कोई भी इंटरेस्ट हो उसमें, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के जवाब दूँ। मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, एन्जॉय करता हूँ ये टॉपिक्स को। तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चंस हो, absolutely feel free to send me a message, and thank you so much Nakash. Thank you so much Kabir bhai for coming, और thank you so much guys for watching। आपके ज़हन में जितने भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा, और मैं उस पर आपको कमेंट भी करूँगा। मैं कबीर भाई के जो इंस्टाग्राम है वो इस पर टैग भी किए होंगे, तो आप उनको फॉलो कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके उनसे जितने भी सवाल होंगे, वो कोचिंग देते हैं ऑनलाइन, आप उनसे बात कर सकते हो और उनसे सेशंस भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा हुए, मज़े के लगे, तो हम इस पे कोशिश करेंगे एक सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट भी कर सकते हैं फिटनेस के ऊपर, जिस पे हम मज़ीद अगले जो टॉपिक्स हैं वो उसको थोड़ा एडवांस में करते जाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और हमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इस तरह का कंटेंट बनाते रहें। वंस अगेन थैंक यू सो मच कबीर। थैंक यू नकाश।